पहले साइन अप तो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट क्लास है एडब्ल्यूएस पे। तो हम एडब्ल्यूएस के सबसे पहले साइन अप को समझेंगे, कैसे साइन अप करते हैं, उसके यूआई को समझेंगे। यूआई के बाद अगर किसी भी कंपोनेंट को स्टार्ट करना है और उनका जो स्टोरेज लेयर होता है और जितने भी लेयर्स हैं जो हमें भी कवर करना है, प्लस हम जो मतलब उनके कंप्यूटेशन लेयर से लेके स्टोरेज से लेके इनका जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को क्या करते हैं और आपस में कैसे ग्लू करते हैं, ये सारे कंपोनेंट समझेंगे। और जो हमने अभी लास्ट वाला प्रोजेक्ट किया था डेटाब्रिक्स पे, जो सारा कुछ हमने कर लिया था एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एक दैट इज़ द डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स के अंदर ही हमने पूरा ईटीएल पाइपलाइन बिल्ड कर लिया था, तो हमें किसी और वे में डिप्लॉय नहीं करना पड़ा था। अगर सेम काम अगर हमें एडब्ल्यूएस में करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? एक बार वो भी देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने साइन अप कर लिया अभी अपना टाइम सेव करते हुए। और मनोज, आपके पास है इसका साइन अप या नहीं है? मैं वैसे बता देता हूँ मैंने बस। साइन अप तो करा था एंड प्रॉब्लम एक ही आ रही थी कि मैं लाइक लैम्डा क्रिएट कर रहा था तो वो नहीं, लाइक सर्विसेज स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया था फिर। तो साइन अप करने का प्रोसेस सिंपल है कि यहाँ पे सर्च कर लेना एडब्ल्यूएस साइन अप। और ये एडब्ल्यूएस कंसोल, इसको बोलते हैं कंसोल। एडब्ल्यूएस कंसोल का साइन अप का जो विंडो आता है, इस पे क्लिक करके और सबसे पहले तो ये रूट ईमेल आईडी और अकाउंट नेम पूछा है। अकाउंट नेम से अकाउंट नेम ऐसे अपना नेम रख देना है, कोई भी इजी वे, वैसे भी ये चीज़ चेंज हो जाती है आगे चल के। अकाउंट अपना ईमेल एड्रेस को सबसे पहले वेरीफाई करना। फिर ये कार्ड का डिटेल पूछता है, वो कार्ड से ₹2 का पेमेंट होता है, वो ₹2 का पेमेंट कर देना। और एडब्ल्यूएस का जो फ्री ट्रायल होता है वो ऑलमोस्ट शायद 1 साल के लिए चलता है। तो जितनी हमारी लर्निंग होनी है उसमें 90% लेवल पे तो इसमें पैसे लगते ही नहीं है। हम इस चीज़ कर लेंगे। तो अगर कार्ड कर देना, कार्ड जब तुम लोग अपना ऐड करोगे उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटो पे का। चाहे तो तुम लोग ऑटो पे मत एक्टिवेट करना, तो इससे क्या होगा, ये डर नहीं होगा कि पैसे कट जाएँगे पीछे से। ये करना भी तो उसका फिर उसके बाद ट्रांज़ैक्शन उसका क्लोज़ कर देना, इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन। वो भी ऐसे करके 5-6 स्टेप्स का होता है। बस इसके अंदर थोड़ा-सा तुमसे पैन कार्ड डिटेल और ऐसा कुछ, या फिर तुम्हारा ड्राइविंग डीएल का कुछ फ़ोटो-वोटो अपलोड करने को माँगेगा। बट ये अल्टीमेटली 5 मिनट के अंदर इसका साइन अप हो जाता है। साइन अप हो जाने के बाद जो लॉगिन होता है, ये आता है होम पेज अ, एडब्ल्यूएस का। तो ये होम पेज था, इसको हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस का कंसोल होम पेज। ये सिमिलर है और वैसे भी क्लाउड का जो भी, अगर तुम एज़्योर पे जाओ या एडब्ल्यूएस पे जाओ, तो ये सिमिलर है जैसे कि हम अपना शॉपिंग करते हैं किसी वेबसाइट पे। जैसे हम अमेज़न के या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, तो हमें ईज़ी होता है किसी भी जगह हम सीधा उसके वेबसाइट पे जाते हैं। अगर मुझे फ़ोन खरीदना हो तो मैं सीधा-सीधा ऊपर सर्च करूँगा मोबाइल, मोबाइल सर्च करूँगा, मोबाइल फ़ोन आएगा, उसको मैं ऐड टू कार्ट करूँगा और मैं वहीं से ऑर्डर कर दूँगा। सिमिलर होता है इनके कंसोल के अंदर। हमें कोई भी कंपोनेंट यूज़ करना हो, चाहे वो स्टोरेज का हो, चाहे तुम्हें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी हो, चाहे वेबसाइट बनानी हो, वेबसाइट के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए, स्पार्क की जॉब चलानी हो, कुछ भी चाहिए, वो सिंपल है। यूआई के अंदर जाओ, कंसोल पे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। सर्च के अंदर तुम सर्च करो। जैसे मान लो कि मुझे अभी लैम्डा सर्च करना है, मैंने लैम्डा सर्विसेज पे सर्च किया। यहीं से एक ऑप्शन आता है लैम्डा को स्टार्ट करके और क्रिएट करने का। बस यहाँ पे मैंने क्रिएट फंक्शन पे क्लिक किया। अब ये मल्टीपल्स ऑप्शन आते हैं कि तुम्हें फंक्शन का तुमने नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट। मैं फर्स्ट लैम्डा दिया। रन टाइम पे जैसे आता है हमने स्पार्क के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करने का ऑप्शन होता है, सेम ऐसे लैम्डा के अंदर भी तुम किसी भी वे में कर सकते हो। ये भी तो खैर लैम्डा पर डिस्कस करेंगे, मैं वैसे बता देता हूँ कितना ईज़ी होता है कोई भी कंपोनेंट बनाना। मैंने कोई भी लैंग्वेज चूज़ किया और ये आर्किटेक्चर करके मैंने अगर क्रिएट फंक्शन पे क्लिक कर दिया, तो मेरा लैम्डा फंक्शन रेडी। इतना आसान होता है किसी भी कोड को रन करना है एडब्ल्यूएस के अंदर या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर रन करना है। यही सिमिलर होता है एज़्योर के अंदर। एज़्योर के अंदर भी अगर मैं बताऊँ कंपेयर करने के लिए,
तो मैंने लैपटॉप पे लॉगिन है या नहीं है, इस पे लॉगिन नहीं है मेरा। ऐसी portal.azure.com पे भी लॉगिन करके अपने एज्योर के अकाउंट से जाके वहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन था, वहाँ पे भी सर्च कर लो, डेटाब्रिक्स सर्च कर लो या फिर एडीएलएस या डेटाबेस या सिनैप्स सर्च करो, बस क्रिएट करो और वो रिसोर्स तुम्हारे लिए रेडी हो जाता है यूज करने के लिए। बस सिमिलर थिंग यहाँ पे भी है। देखो ये हो गया, ये है हमारा होम पेज। मैं वापस होम पेज पे जाता हूँ। ये है AWS का होम पेज। अब हम AWS के होम पेज के थोड़ा सा हम इसको अपने ETL ऑपरेशंस के बेस पे डिवाइड करते हैं। हम अब जो भी काम कर रहे हैं वो हम ETL पे कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अब डेटा इंजीनियरिंग के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड, या फिर तुम इसको दूसरे वे में लिखोगे तो उसको ELT भी बोलते हैं कि पहले एक्सट्रैक्शन किया हमने, लोड कर लिया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, बट टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट 3 ही होता है। अब ये 3 टर्मिनोलॉजी के लिए हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें बेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्शन या तो फाइल फॉर्मेट में हो सकता है या किसी डेटाबेस से हो सकता है, या एक्सट्रैक्टर हमारे किसी CRM से, या हमारा कोई भी कोई इंटरनल कंपनी का अपना इंटरनल वेबसाइट हो, URL हो, वहां से हो सकता है, या फिर हमारा कोई कंपनी का कोई शेयर्ड फोल्डर या कोई शेयर्ड लोकेशन हो, उस पॉइंट से हो सकता है। तो जिस भी टाइप का डेटा होता है उस टाइप के एक्सट्रैक्शंस के ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। पर उसमें से कुछ मेन जो एक्सट्रैक्शन के टूल होते हैं, जैसे कि नॉर्मली कंपनीज क्या होता है, डेटाबेस माइग्रेट कर रही होती है, तो उसके लिए जो एक आता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, DMS इसको बोलते हैं। DMS एक मेन कंपोनेंट होता है AWS के अंदर। नेम से लग रहा है डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, मतलब कि DMS से हम किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके और लोड करते हैं AWS इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर वाइस वर्सा, या फिर AWS से किसी और डेटाबेस के ऊपर भेजते हैं। तो एक ये होता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। और एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, देखो अगर रियल टाइम पे डेटा पे वर्क कर रहे हो तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड काइनेसिस। अब काइनेसिस के अंदर भी आता है एक काइनेसिस का फायर होस्ट होता है और एक होता है काइनेसिस का डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। फायर होस्ट और डेटा स्ट्रीम, इन दोनों का बेसिकली क्या होता है कि जब भी तुम्हें रियल टाइम डेटा को फेच करके AWS इन्वायरमेंट के अंदर लेकर आना पड़ता है, वहां पे हम काइनेसिस का यूज करते हैं। इट इज सिमिलर टू काफका। आई थिंक आप लोगों ने काफका का नाम सुना होगा, या फिर और जैसे एज्योर के अंदर चलता है इवेंट हब चलता है। तो कोई भी ऐसा डेटा जैसे कि स्ट्रीम का डेटा हो, क्रेडिट कार्ड का डेटा हो, जो कि रियल टाइम पे हमें फेच करके लेके आना पड़ता है। कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन मैक्सिमम रन टाइम पे चलती है, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन से डेटा फेच करके लाना, तो वहां पे हम काइनेसिस का डेटा स्ट्रीम यूज करते हैं, या फिर काइनेसिस फायर होस्ट करते हैं। फायर होस्ट काइंड ऑफ नियर रियल टाइम होता है। जब मान लो कि 2-2 मिनट पे लेकर आना हो, या 10 मिनट या 15-15 मिनट के गैप पे क्या लेकर आना हो, उस केस में काइनेसिस का फायर होस्ट भी यूज कर लेते हैं। और नॉर्मल हम लेमडा भी यूज कर लेते हैं। लेमडा के अंदर भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, ये भी कनेक्ट होता है। और अगर सोर्स हमारे पास एपीआई होता है, अगर एपीआई होता है हम क्या करते हैं, AWS के होता है एपीआई गेटवे जिसको बोलते हैं। एपीआई गेटवे से हम एपीआई को कनेक्ट करते हैं। एपीआई वर्ड से समझ लो कि मान लो तुम अमेज़न के अंदर या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होगा जहाँ पे कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। अब प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो उसके बहुत सारे कंपनीज के साथ उसको डेटा फेच करना पड़ता है। मे बी हम डिलीवरी का सारा इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं इंडियन पोस्ट से या DTDC से भेज रहे हैं, या फिर ई कार्ड से भेज रहे हैं। अब वो सारे वेंडर से मुझे डेटा चाहिए हमेशा रन टाइम पे कि मेरा आइटम कहाँ तक पहुंचा, वो कब तक पहुंचेगा, कब डिलीवर होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन होगा। वो हम कैसे लेकर आएंगे, तो वहां पे हम एपीआई, कंपनी क्या करती है अपनी अपनी एपीआई जनरेट करके दे देती है। अब एपीआई से कनेक्ट करने के लिए हम एपीआई गेटवे यूज कर लेते हैं।
या फिर अगेन मैं मोबाइल एप्लीकेशन का भी एग्जांपल ले सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर वे में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में रन टाइम पे भी चलता है और वो नियर रियल टाइम पे भी चलता है, रियल टाइम पे भी, और कई बार बैच प्रोसेसिंग के लिए भी चलता है। तो उसके लिए भी हम AWS का ईपीआई गेटवे यूज कर लेते हैं। कंपोनेंट सारे देखते रहना, क्योंकि हम जब एक एक करके चलेंगे तब माइंड में ये रहेगा कि हम कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं और डिफरेंस क्या है, हम क्यों काइनेसिस यूज कर रहे हैं, हम क्यों लैम्डा कर रहे हैं, क्यों नहीं हमने एपीआई गेटवे डायरेक्ट यूज कर लिया या फिर डीएमएस क्यों किया। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे या फिर जब भी तुम इंटरव्यू में जाओगे तो वो पूछते हैं कि तुमने जब डेटा कि तुम्हारे पास ऑन प्रेम में डेटाबेस है, SQL सर्वर है या पोस्टग्रे है, तुम्हें उस डेटाबेस को माइग्रेट करके AWS के अंदर लेके आना है। तो उस केस में तुमने कौन सा कंपोनेंट यूज किया था डेटाबेस के लिए। तो तुम्हारे माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए ये प्रोसेस कि ELT, हम डेटा इंजीनियरिंग में कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ELT पे वर्क करना है या ETL पे। तो अब डेटाबेस है तो तुम्हारे दिमाग में क्या, अच्छा एक्सटेंशन सबसे पहले करना है, जैसे एक्सटेंशन के लिए डेटाबेस है तो मैं DMS यूज कर लूंगा। फिर मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा या लोड करना होगा। तो लोड के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि लोड करने के लिए हमारे पास स्टोरेज लेयर कितने टाइप के होते हैं, तब फिर उसको कनेक्ट कर लोगे। तो ऐसे कनेक्ट कर करके रन टाइम पे कोई भी आर्किटेक्चर बना के या कंपोनेंट का नाम बता सकते हो आप इंटरनेट पे, इंटरव्यूज में वो, और ये मिल भी जाता है इनके डॉक्यूमेंटेशन पे भी। और APIs हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं ये अभी जो डीएमएस, काइनेसिस, लैम्डा एंड एपीआई है, इससे सिर्फ एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा। यस, ये सारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस इनके अंदर हम API, चलो लैम्डा के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते बट हो जाता है, बट नॉर्मली इन सबों से सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ये सिर्फ कनेक्ट होते हैं आउटर वर्ड से। कोई भी एक आउटर वर्ड है या कोई भी ऐसा वर्ड है जहां से सिर्फ तुम्हें कनेक्ट करके डेटा को सिर्फ अपने अपने सिस्टम में लेकर आना है, तो वहां पे हम इनको यूज करते हैं, DMS को, काइनेसिस को, APIs को या लैम्डास को, ये सॉरी API गेटवे को क्या कहते हैं। अब हम आते हैं डेटाबेस से मतलब कि स्टोर कैसे करेंगे। जब भी हमारे पास सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है AWS का, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाता है S3 बकेट। S3 बकेट किसी भी टाइप का डेटा हो, साइज कितनी भी बड़ी हो, मतलब अगर आई थिंक साइज अराउंड 5 टेराबाइट तक की फाइल हो अगर तुम्हारे पास, तो तुम बहुत इजीली उसको अपने S3 बकेट में लोड कर सकते हो। S3 बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। S3 बकेट इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज से ऐसे समझो कि तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर तुम अपने पास कोई भी तुमने एक फोल्डर से तुम गए अपने फाइल मैनेजर में, तुमने यहाँ पे गए सी ड्राइव में तुमने कोई भी फोल्डर बना लिया, कोई भी तुमने यहाँ पे फोल्डर बना के किसी भी टाइप का तुमने डेटा रख दिया, वो डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, सेमी स्ट्रक्चर हो, नॉन स्ट्रक्चर्ड हो, कुछ भी हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, वो किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो अपने लैपटॉप में। ऐसा ही होता है एस3 बकेट चीप होता है, बहुत चीप होता है, इसलिए इसको हैवी लेवल के स्टोरेज पे यूज करते हैं। किसी कंपनी का बैकअप चल रहा हो, और वेब अब तो प्रॉपर प्रॉपर वेबसाइट्स बन रही हो, तुम्हें वहां से वीडियोस आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं, कुछ स्टोर करना हो सकता है। नेटफ्लिक्स का अपना सारा वीडियो का स्ट्रीमिंग चल रहा होगा, तो बैकएंड में उस लेवल के स्टोरेज नहीं रख सकते हो कहाँ, तो उसके लिए हम S3 बकेट यूज करते हैं। वीडियोस वहां पे रखो और वेबसाइट से कनेक्ट कर दो, तो कोई भी यूजर जैसे ही वीडियोस को प्ले करने जाएगा वो बैकएंड से S3 बकेट पे जाएगा, वहां से वीडियो को लेकर वहां से स्ट्रीम कर सकता है। तो छोटे से लेके बड़े तक का, इवन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमारे पूरे पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वेबसाइट बना रहे हो, तुम खुद वेबसाइट बना सकते हो S3 बकेट के ऊपर है। प्रॉपर वेबसाइट बना के तुम अगर बहुत ज्यादा हैवी वेबसाइट नहीं बना, तुम वेबसाइट बना के इसको आउटर वर्ड से डाल सकते हो एज ए URL। वो URL कोई भी एक्सेस करेगा तो प्रॉपर वेबसाइट चलेगी। ये सारा काम भी हो जाता है S3 बकेट के अंदर। और ये हो गया। फिर हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा ब्लॉक ऑब्जेक्ट वे का स्टोरेज। फिर हम आते हैं कि डेटाबेस वे में कैसे करते हैं। तो डेटाबेस के लिए इनके पास होता है, एक होता है RDS, एक होता है अनुराग, रेडशिफ्ट। S3 में लाइक कुछ लिमिट है ना? मतलब जैसे मैंने एक S3 बकेट क्रिएट करा, मैंने अभी करा तो नहीं है, AWS मुझे आता नहीं है, हाँ हाँ हाँ। पर जितना मुझे पता है कि S3 में अपन हेवी डेटा नहीं रख सकते। एक बकेट क्रिएट करा और उसमें अपन हेवी डेटा नहीं रख सकते।
नहीं 5 टेराबाइट तक का डेटा रख सकते हो एक ही फाइल में अगर मतलब मैंने 5 एक्सेल टेराबाइट बकेट क्रिएट करा तो उसमें 5 टेराबाइट का रख सकता हूँ मैं ऐसा। नहीं मैं एक फाइल की बात कर रहा हूँ ऐसे तो तुम 5 क्या 500 टेराबाइट रख दो ऐसा कोई लिमिट नहीं होता वो तो स्टोरेज है ना तुम जितना पैसा खर्च करोगे उतना तुम स्टोरेज देते मिलता जाएगा वो कोई इसमें ऐसा नहीं होता बट एक फाइल की साइज 5 टेराबाइट से ज्यादा नहीं हो सकती शायद मैक्सिमम साइज होता है 5 टेराबाइट इनका अगर अगर 5 टेराबाइट से भी ज्यादा है तो भी अल्टरनेट वे होता है डेटा को रखने का उस केस में भी शायद होता है कि उसको बैच बैच करके डेटा को अपलोड करते हैं तो फिर भी वो हो जाएगा फाइल रख दी जाएगी इसे बोलते हैं काइंड ऑफ की इनफाइनाइट स्टोरेज बैच प्रोसेसिंग पाइस्पार्क के थ्रू डेटा को नहीं नहीं एक्सट्रैक्ट। नहीं नहीं वैसे बैच प्रोसेस नहीं मतलब कि मान लो कोई फाइल है 5 टेरा अब स्पार्क की बात स्पार्क नहीं नॉर्मली मान लो तुम्हारे पास कोई सिस्टम है जिसका एक ही फाइल है वो मान लो 10 टेराबाइट का है अब तुम्हें उस फाइल को S3 पे डालना है मैक्सिमम लिमिट तो 5 टेराबाइट की होती है तो डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगा अपलोड करने के लिए फाइल कुछ का कुछ वे होता है कुछ उस फाइल को वो डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल पार्ट्स में फिर अपलोड कर देते हैं उसके लिए कुछ टूल यूज होता है पर मैं भी देख लूंगा कैसे करते हैं तो मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे यूज ही होता है हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हैवी फाइल्स रखने के लिए और इतना चीप होता है इस रीजन से इसको एससी को रखा जाता है क्योंकि इसमें बहुत चीप होता है बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता इसलिए लोग क्या करते हैं सारा जो कंपनी की पूरी कंपनी का जो डेटा होता है ना पूरा डेटा आर्काइव करते हैं एससी के अंदर ही एस3 के अंदर भी मल्टीपल लेयर्स होते हैं एक होता है जनरल पर्पस एक होता है ग्लेशियर एक होता है स्पेशली इन्होंने एस3 का एक दिया हुआ स्टोरेज क्लास जिसको बोलते हैं कि बैकअप और आर्काइविंग के लिए उसके अंदर रख दोगे तो और चीप पड़ता है तो तुम पूरी 5 टेराबाइट के तुम 500 टेराबाइट पूरा अपलोड कर दो उसके अंदर ठीक है तो पूरी समझ लो कंपनी पूरी चलती है एस3 बकेट के ऊपर हर कंपनी का पूरा पूरा डेटा एस3 बकेट पे होता है जितनी भी स्पार्क की जॉब चल रही होती है जैसे मान लो कि मैं बैंकिंग क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल बैंकिंग क्लाइंट्स में एक एक दिन में एक एक टेराबाइट का डेटा आता है पूरे वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन हो रहा था हर बैंक का एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है 1 टेराबाइट का डेटा वो टेराबाइट कहाँ देखो किसी डेटाबेस में तो डाल नहीं सकते डेटाबेस के अंदर इतना डेटा आएगा तो कंपनी बैठ जाएगी इतना पैसा देना पड़ जाएगा तो सारा डेटा S3 बकेट के अंदर आता है रेड शिफ्ट हो गया और भी मतलब और नो सीक्वल में हो जाता है डायनेमो डीबी रेडशिफ्ट क्या है? रेडशिफ्ट मॉडर्न लेवल का ये डेटाबेस स्टोरेज है दैट इज यूज फॉर द डेटा वेयर हाउसिंग पर्पज जैसे कि डेटा ब्रिक्स याद है हमने डेटा ब्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर यूनिटी कैटलॉग्स के अंदर टेबल्स क्रिएट होती थी ना वैसा ही कुछ इसके अंदर ये हो AWS ने अपना भी दिया है इनका जो मॉडर्न डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन है वो है रेडशिफ्ट जैसे सिमिलर टू है स्नोफ्लेक स्नोफ्लेक का नाम सुना होगा तो स्नोफ्लेक की तरह ये भी चलता है इनके अंदर बहुत एडवांस फीचर होती हैं जैसे कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो जैसे मान लो कि मैंने कोई टेबल मैंने क्रिएट किया वो टेबल ड्रॉप हो गई तो तुम टाइम ट्रेवल करके पीछे जाके उस टेबल को लेकर आ सकते हो और डेटा मान लो कि रेडशिफ्ट के अंदर कोई टेबल है टेबल के अंदर रिकॉर्ड कितने पड़े मान लो कि 500 मिलियन रिकॉर्ड है एक ही टेबल के अंदर उसके अंदर तुम्हें ग्रुपिंग चलानी है तो रेडशिफ्ट इतना फास्ट होता है कि 500 मिलियन रिकॉर्ड्स भी अगर होगा उसके अंदर तुम ग्रुप बाई लगा के मान लो कस्टमर आईडी कर दोगे तो भी 2 मिनट के अंदर रिजल्ट ला देगा इतना फास्ट चलता है ये सब प्रोवाइड करते हैं मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग जिनको बोलते हैं MPP ये बहुत कॉस्टली होता होगा ऐसा। हाँ ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है रेडशिफ्ट स्नोफ्लिक इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है इस रीजन से स्नोफ्लिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया ये बट स्नोफ्लेक टाइप ही होता है मतलब स्नोफ्लेक पे लाइक जनरली हम सीक्वल क्वेरीज ही लिखते हैं ना नहीं स्नोफ्लेक भी मल्टीपल लैंग्वेजेस चलता है तुम पाइथन भी लिख सकती हो जावास्क्रिप्ट भी लिख सकती हो सीक्वल भी लिख सकती हो तो मतलब चल जाता है उसमें भी मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं नोटबुक क्रिएट कर सकती हो जैसे हमने अभी नोटबुक क्रिएट किया डेटाबेस के अंदर और उसके अंदर उस नोटबुक के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया डेटा रीड किया सेम काम स्नोफ्लेक के अंदर भी हो सकता है और एक कंसर्न था जैसे AWS S3 यूज किया ना मैंने जैसे प्रोडक्शन के डेटा आते थे 1 GB 2 GB तो हमें वहां पे सीक्वल क्वेरी डाल के रीड करना होता है ना डेटा सीक्वल क्वेरी से हाँ यस वो लिमिट भी हो लगा सकता के है
हाँ, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे 128 MB से ज़्यादा अगर फ़ाइल होती थी, तो वो तो हम लोग रीड नहीं कर पाते थे। फिर हमें वो फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं होता, फ़ाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी होता है कि तुम S3 पे डेटा हो, इसके S3 के ऊपर क्या होता है, ग्लू के कैटलॉग्स बन जाते हैं। ग्लू जब पढ़ेंगे ना, तो ग्लू कैटलॉग क्या करता है, या फिर एथीना ही होता है ना, ग्लू कैटलॉग में। ग्लू कैटलॉग से ऑटोमेटिकली क्या करता है कि फाइल को रीड करके मेटा डेटा बना के रख देता है। फिर तुम उसके ऊपर SQL क्वेरी रन करोगी, तो नॉर्मल जैसे SQL डेटाबेस के ऊपर क्वेरी करते हैं, वैसे तुम S3 के अंदर भी कर सकती हो। डेटा तो S3 पे रहेगा, बट तुम उसके मतलब ऊपर वैसे ही करते थे, जैसे बकेट में कोई भी डेटा है, ठीक है? हुँ, हुँ। स्टोर कोई भी बकेट में से हमें रीड करना होता था, हमें वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल डालना होता था, वैसे ही रीड करते थे। बट उसमें ये था लिमिट कि 128 MB से ज़्यादा अगर फ़ाइल है तो रीड नहीं कर सकते। फिर इसके लिए एथीना टेबल और ये सब क्रिएट करो। हाँ, तो हाँ, करेक्ट। फिर एथीना टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा हमें। वैसे बिना एथीना टेबल क्रिएट करे तो SQL क्वेरी चलेगा ही नहीं। तो हो सकता है उनका तुम्हारा कैसा डेटा था, किस लेवल की सेटिंग थी, वो देखना पड़ेगा, बट ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी एमबी सेटिंग की होगी। फाइल रीड हो, हाँ। नहीं, इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी 128 MB का ही लिखा था, बड़ा था शायद। तो वो एक पार्टीशन हो सकता है ना? ओके। हाँ, एक पार्टीशन हो सकता है कि बैकएंड में एक-एक पार्टीशन है, ये 120 128 एमबी का रख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि उससे ऊपर का होगा तो ये SQL क्वेरी रन करना बंद हो जाएगा। नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? अगर लिमिटेशन ऐसे लग जाएगा तो। हम लोगों ने तो पूरा रिपोर्टिंग करा हुआ है इसके पर, पीछे पूरी टेबल होती है और ग्लू कैटलॉग से हमारा मेटा डेटा बन जाता है और उसके ऊपर हम क्वेरी रख के और क्विक साइट के ऊपर पूरी रिपोर्ट बन जाती है। ऐसा लिमिटेशन मैंने देखा नहीं, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, रुको। लिमिट ऐसा कुछ होगा तो ठीक है। डायनेमो डीबी हो गया हमारा नो सिक्वल का ऑप्शन। हमारा हमारा हमने एक्सट्रैक्ट कवर कर लिया, लोड कर लिया। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं हम कंप्यूट। कंप्यूट के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ फेमस है तो वो सबसे पहले तो AWS का लैम्बडा ही है। स्मॉल स्मॉल ETL ऑपरेशंस होते हैं तो AWS लैम्बडा से कर लेते हैं। और हमारा EC2 इंस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इट्स सिमिलर टू वर्चुअल मशीन, जैसे हम एज्योर में वर्चुअल मशीन बनाते थे VM, जो क्लस्टर्स, जैसे क्लस्टर्स हम डिस्कस किया था हमने डेटाब्रिक्स में, वैसे इसके अंदर होता है EC2। और तो अपन को भी यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ते हैं। हाँ, पीछे हमें कंप्यूट बनाना पड़ेगा ना, जैसे वहां पे हम डेटाबेस के अंदर कंप्यूट बनाते थे। नहीं तो फिर कंप्यूटेशन कैसे चलेगा? CPU तो हमें देना पड़ेगा अपने प्रोसेसिंग के लिए। तो ये आपने बताया था ना, ये डेवऑप्स के जो डेवऑप्स हाँ, वाले डेवऑप्स टीम, यस, डेवऑप्स टीम बना के देती है। हमें का मतलब कि हमें का मतलब मुझे लगा ऐसे पूछ रहे पूरी टीम को, तो नॉर्मल डेवऑप्स टीम बना के हमें EC2 इंस्टेंस देती है कि तुम्हें डेव के लिए EC2 यूज करना है, प्रोडक्ट के लिए करना है, QA के लिए ये करना है। अगर वो नहीं देते तो वो हम अभी बना कर एक दो देखेंगे भी यहाँ पे, बेसिक लेवल का। वो तो वैसा ही जैसे हम लैपटॉप खरीदते हैं कि हमने बता दिया कि हमें विंडोज का लैपटॉप दे दो, 12 GB रैम दे दो और 500 GB के स्टोरेज दे दो, वैसा ही कुछ होता है। एक बना के हम देख भी लेंगे। ये हो गया। डेटाबेसेस के अंदर ना स्टोरेज में ही और भी चीज़ें आती हैं, जिसे हम बोलते हैं, अभी मैंने जैसे EC2 हो गया, जैसे EC2 ऐसे समझ लो कि मेरा ये लैपटॉप है। अब लैपटॉप में के साथ-साथ हम एक कुछ लेवल का स्टोरेज भी देते हैं ना, जैसे हमने C ड्राइव दिया इस कंप्यूटर के अंदर 500 GB का। ठीक है, वैसे ही EC2 तो कंप्यूट है, उसके साथ-साथ में भी स्टोरेज देते हैं। उस स्टोरेज को हम बोलते हैं अमेज़न का EBS बोलते हैं, ब्लॉक स्टोरेज EBS। और एक होता है EKS, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज बोलते हैं। EBS होता है ब्लॉक स्टोरेज, हाँ इसी तो ये स्टोरेज होते हैं। ये हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हाँ, तो EC2 हो गया। अब इसके अंदर स्पार्क कैसे चलेगा? AWS के अंदर स्पार्क 2 वे में चलता है। एक तो चलता है कि तुमने ग्लू चला दिया यहाँ पे,
एक कंप्यूट के अंदर ग्लू भी लिख दो यहाँ पे। स्पार्क चलता है या तो EMR के ऊपर, यहीं पे ग्लू के अंदर भी स्पार्क चलता है। इवन जो पूरा ग्लू बना होता है वो ग्लू बना ही होता है, बैकएंड में स्पार्क चलता है। जैसे हमने डेटाबेस देखा था, पूरा कंप्लीट डेटाबेस का आर्किटेक्चर पीछे स्पार्क चल रहा होता है, वैसे ग्लू के पीछे भी स्पार्क चल रहा होता है। और EMR के अंदर तो तुम हाइव हो गया, हाइव कुबरनेटिस के सर्विसेज चलाने हो, डेवऑप्स के अपने कुछ टूल्स चलते रहते हैं वो चलाने हो, स्पार्क चलाना हो, सारा कुछ हम चलाते हैं EMR के अंदर। अब मैं रिलेट करने के लिए जो भी हमने प्रोजेक्ट किया था उस प्रोजेक्ट को इस तीनों टूल्स में समझाता हूँ कि हम कैसे इतनी बना। सारी चीजें याद रह पाएंगी? नहीं, वो आ जाता है प्रैक्टिस से आ जाता है कि दिमाग में क्लासिफिकेशन बना लो कि किस, तभी मैंने सबसे पहले हाई लेवल पे तुम्हें 3 वर्ड बता दिया कि तीनों वर्ड से तुम कनेक्ट कर लो सबको। एक्सट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में जैसे आएगा, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक हिट करना चाहिए कि हम कहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। डेटाबेस से कर रहे हैं, आंख बंद करके DMS बोल दो कि DMS से हम डेटा लेकर आते थे। और अगर API से आ रहा, आंख बंद करके बोल दो कि API गेटवे था या फिर लैम्डा था, लैम्डा के अंदर भी हम API यूज कर लेते हैं। अगर रियल टाइम पे काम चल रहा है तुम्हारी कंपनी में, आंख बंद करके बोल दो कि हम काइनेसिस पे वर्क करते थे और कोई कंपोनेंट है ही नहीं। जैसे तुमने एक्सट्रैक्शन बताया, फिर तुम्हारे दिमाग में डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर करेंगे क्या, या तो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या लोड करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, हम ELT पे वर्क करते हैं बिग डेटा वर्ड में। बिग डेटा वर्ड में बीच में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। पहला हमारा काम होता है कि जैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करो, पहले खींच के अपने डेटाबेस पे अपने पास कहीं रख लो, फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा साइज बहुत बड़ा होता है। अगर मान लो तुम 3 टेराबाइट का डेटा लेकर आ रहे हो कहीं से, और बीच में तुमने अगर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया, तो देयर आर चांसेस कि कुछ भी इशू आया, सर्वर इशू आया, फेल हो गया, तो वो डेटा ना तो तुम्हारे पास आ गया, वो सोर्स से भी पता चले तुमने हटा दिया, सोर्स सिस्टम बार बार अवेलेबल नहीं रहा, वो डेटा फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते डेटा को खींच के अपने पास लोड कर लो। लोड करने के बाद फिर सोचो कि अब मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो जैसे तुमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, अब लोड करना है। लोड करना है, 90% चांसेस है कि तुम S3 पे ही जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे बिग डेटा में डेटा का S3 सबसे चीपेस्ट वे होता है डेटा को स्टोर करने का। और इस S3 ही हम एज ए स्टेजिंग भी यूज करते हैं। देयर आर चांसेस कि हमें उस डेटा को रेडशिफ्ट पे यूज करना हो एज अ डेटाबेस वेयर हाउसिंग के लिए, बट फिर भी लोग डायरेक्ट रेडशिफ्ट के अंदर नहीं डालते हैं, उसको पहले स्टेज कर लेते हैं S3 के अंदर। S3 के अंदर जब डेटा स्टेज होता है, फिर हम उसको रेडशिफ्ट पे लेकर जाते हैं। तो अपने दिमाग में रखो कि डेटा हम खींचकर अपने पास S3 मिला दिया। S3 मिलाने के बाद फिर हम उसके ऊपर कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करके फिर हम उसके ऊपर पे फाइनल टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, फैक्टर डिमेंशन टेबल्स का। ठीक है, एक अब बार मैं आप फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं वापस बोलता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट होगा डेटा इंजीनियरिंग का, 3 काम चल रहा होगा। ELT एक्सट्रैक्शन है। तुम्हें सबसे पहले ये पूछना कि हमें डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाना है। अगर डेटा डेटाबेस से आ रहा होगा तो आंख बंद करके DMS बोलना है। अगर वो रियल टाइम से आ रहा होगा, API से, IoT डिवाइसेस से आ रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन से आ रहा है, कोई भी चीज आंख बंद के तुम्हें बोलना काइनेसिस यूज किया हमने। ठीक है, और अगर मान लो APIs, अगर एक्सटर्नल APIs कई बार यूज होती है, तो हम वहां पे आंख बंद करके बोल देते हैं कि AWS का API गेटवे से हम डेटा लेकर आ जाते हैं। API ही, क्योंकि यही कंपोनेंट्स हैं जो आउटर वर्ल्ड, मतलब आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। या फिर लैम्डा, तो कहीं लैम्डा भी हर जगह ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि लैम्डा। जैसे मैरिट के प्रोजेक्ट पे कर रही थी, तो उनका खुद का एक एपीआई था, जैसे आप लोग का गूगल क्रोम एंड ऑल है ना, तो उस टाइम उन्होंने कहाँ से फिर डेटा एक्सट्रैक्ट किया होगा? मैरियट ने। हाँ, मतलब उनका ही, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका है ना, तो उनका ही एक पेज था, हम लोग उस पे काम कर रहे थे, आइलैंड ब्राउजर करके था, तो हाँ, तो उनके क्या उस, होगा, तो हाँ तो एपीआई नॉर्मली, हमें मिला था। हाँ API मिला था ना, तब उन लोगों ने API गेटवे लगाया होगा पीछे। API गेटवे लगाएंगे, उस API गेटवे से वेबसाइट का जो API होगा उसको हिट करेंगे, जो डेटा फेच होगा उस डेटा को फेच करके लाके S3 बकेट में रख रहे होंगे, और S3 बकेट में रख के उसके ऊपर फिर उनकी स्पार्क की जॉब चल रही होगी। और फिर मेरिट का वो लोग लोड ना स्नोफ्लेक पे करते थे, जनरली टारगेट वही होता था हमेशा। हाँ, क्योंकि तब उन्होंने फाइनल, मैंने क्या बोला, फाइनल डेटा रेडशिफ्ट की जगह उन्होंने इसके अल्टरनेटिव में यूज कर लिया होगा स्नोफ्लेक। आपने तो ये बताया लोडिंग के लिए, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन फिर कहाँ कर रहे थे वो लोग?
ट्रांसफॉर्मेशन मैरियट के अंदर जितना मुझे पता है वो नाइफाई यूज़ करते हैं पीछे, नाइफाई यूज़ नाइफाई करते यूज हैं। करते थे, हाँ। हाँ, नाइफाई मैंने मैरियट के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ ना, तो वो नाइफाई यूज़ करते हैं और नाइफाई के अंदर नाइफाई यूज़ करते हैं, वो काइंड ऑफ सेम ही हो गया, पीछे स्पार्क ही तो सब चल रहा होता है। नहीं चलता होगा तो ऐसे समझ लो कि कंप्यूट के लिए स्पार्क ही बोलना होता है हमेशा बिग डेटा में। मतलब बेसिकली जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे वो नाइफाई पे ही हो रहे थे, हाँ, नाइफाई ही होता है वहाँ पे यूज़। और नाइफाई के पीछे वो स्पार्क का कोड लिखते हैं। नाइफाई एक यूआई बेस्ड होता है, वहाँ पे कोई कोड हम नहीं लिखते, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, हाँ, तो वो क्रिएट हाँ, तो करना होता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप ना। हाँ, वो ड्रैग एंड ड्रॉप में खींच-खींच के ले आओ, सोर्स लगा हुआ खोला और थोड़े बहुत कोड लिखे जाते हैं, वो थोड़े बहुत वो छोटे-छोटे से कोड लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो बट तुम्हें क्या बोलना है? स्पार्क बोलना है, क्योंकि तुम नाइफाई पे जाओगे तो हम कवर नहीं कर रहे हैं ना, तो अपने आप को उधर उलझाने से बेटर है कि खुद से बोल दो कि हमारे पास ईपीआई गेटवे से डेटा आता था, वो डेटा हम एस3 पे लोड करते थे, उसके ऊपर स्पार्क की जॉब चलती थी, फिर हम डेटा को स्नोफ्लेक के ऊपर लोड कर देते थे। ऐसे प्रोजेक्ट समझाया जाता है। ओके, मतलब S3 में लोड करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का स्पार्क जॉब चल रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यस, यस। एंड तो वो दोबारा कर फिर उसको होगे ना। डेटाबेस में ही लोड कर रहे हैं। हाँ, करेंगे। यस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर रिपोर्टिंग चलती है ना, तो हम उसको टेबल्स के फॉर्म में ले आते हैं। क्यों लाते हैं टेबल फॉर्म में? क्योंकि यार जब तुम्हें डेटा से मीनिंग निकलता है, जब तुम प्रॉपर SQL की क्वेरी रन करो उसके ऊपर, तो मीनिंग निकालने के लिए फिर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर करना पड़ता है, तो फिर उसके लिए डेटाबेस ही है। और डेटा क्या करोगे? अल्टीमेटली रिपोर्टिंग तो हो रही होती है ना, उस डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन लेके उसका रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं पीछे। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डेटा वेयरहाउसिंग सॉल्यूशन ही चाहिए तुम्हें पीछे, ये रीज़न होता है। ठीक है मनोज? तो यही तुम्हें वर्ड याद रखना, इस वर्ड से लेके तुम्हें यहाँ पे कनेक्टिविटी बना लेनी है। ठीक। अब मैं और बेटर कनेक्टिविटी बनाने के लिए अभी जो हमने प्रोजेक्ट किया डेटाबेस का, उसको समझते हैं। अभी हमने डेटाबेस में याद करो क्या किया था? हमने अपने लोकल सिस्टम से फाइल्स को रीड किया, फाइल्स को रीड करके हमने डेटाबेस क्या था, एक जगह पे हमने अपलोड कर दिया था, एक रॉ ज़ोन में, है ना? रॉ ज़ोन में हमने डेटा को अपलोड कर दिया था। फिर हमने इसके बाद नोटबुक से हमने स्पार्क जॉब एग्जीक्यूट किया। स्पार्क नोटबुक किया। इसके अंदर फिर हमने कुछ ऑडिटिंग्स कॉलम्स हमने ऐड करी थी। ऑडिटिंग कॉलम्स को ऐड करके हमने यहाँ से उसका डेल्टा टेबल बना दिया था। या फिर ऐसे कह लो कि हमने या फिर हमने इसको पार्के फॉर्मेट में डेटा को राइट कर लिया था। दो हमने काम किया था, एक पार्के फॉर्मेट में राइट किया था या फिर डेल्टा टेबल बनाया था। फिर हमने क्या किया था, वापस डेटा को रीड किया स्पार्क नोटबुक में, और हमने जॉइंस और सब कुछ लगा के, मतलब हमने फिर ट्रांसफॉर्मेशंस किया था। उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के बाद हमने वापस डेटा को राइट कर दिया था, जो हमने कल किया था ऑपरेशन राइट किया था, या फिर हमने टेबल बना दिया था। और इस टेबल को हमने फिर आगे, उसके बाद हमने फाइनल यही टेबल का गोल्ड लेयर बनता है या फिर फाइनल कंजम्पशन लेयर बनता है, फिर वो जाके किसी पावर बीआई रिपोर्ट में यूज हो जाता है। ये हमने काम किया अभी अपने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में। सेम काम अब हमें करना है AWS के अंदर। तो वो क्या होगा, हमारे पास अब लोकल फाइल्स तो है नहीं, तो वो हमारा बन जाएगा S3 बकेट। S3 बकेट में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। S3 बकेट में डेटा पड़ा है। अब तुम्हें रॉ जोन में आया, मतलब अब तुम्हें स्पार्क की जॉब चलानी है। अब स्पार्क की जॉब चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है। क्या है? या तो एक तुम EMR यूज कर लो या ग्लू कर लो। तो हम यहाँ पे दो जॉब्स बनाएंगे, या तो ग्लू की जॉब्स या EMR की। हमारा स्पार्क नोटबुक बन गया। फिर हमें डेटा लोड करना है डेल्टा टेबल्स में, या फिर पार्के में राइट करना है। जब पार्के में राइट करना होगा तो मैं S3 बकेट में राइट कर दूंगा। और अगर मुझे डेल्टा टेबल्स बनाना पड़ेगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ग्लू कैटलॉग। ग्लू के अंदर हम कर लेंगे, बेसिकली S3 ही होता है, S3 के ऊपर हम ग्लू कैटलॉग बना देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बचता है डेल्टा टेबल लाइज का राइट करने का, वो हमारे पास ग्लू कैटलॉग का ऑप्शन है। फिर हमने क्या किया था, फिर से वापस से ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मैं वापस से ग्लू या EMR की एक और जॉब चला दूंगा।
फिर हमने डेटा को वापस राइट कर दिया था। तो तुम मान लो कि हमें यहाँ पे एक फाइनल टेबल बन गया, तो या तुम उसको रेडशिफ्ट पे राइट कर देंगे या फिर स्नोफ्लेक। अब मैं स्नोफ्लेक वर्ड बार-बार नहीं लाऊँगा कि एडब्ल्यूएस का कंपोनेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए क्योंकि अभी मॉडर्न डेटा वेयरहाउस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसे डिफरेंशिएट करके लिखूँगा तो तुम लोगों के दिमाग में हमेशा होगा कि रेडशिफ्ट स्नोफ्लेक काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है। तो कभी-कभी तुम्हें आंसर अगर स्नोफ्लेक का नहीं पता तो तुम रेडशिफ्ट को अपने दिमाग में रख के भी आंसर दे सकते हो, वो सब मैच कर जाता है। क्योंकि सब टूल्स आपस में एक-दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर स्नोफ्लेक में टाइम ट्रैवल आया तो टाइम ट्रैवल इन्होंने डाल दिया। स्नोफ्लेक के अंदर कॉपी इनटू कमांड होता है यूज़, तो रेडशिफ्टियन ने भी अपने अंदर कॉपी इनटू कमांड ला दिया। बस इन्होंने थोड़ा-सा सिंटैक्स चेंज करके कॉपी लिख दिया। इन्होंने बोला कॉपी इनटू, तो इन्होंने बोल दिया कॉपी कमांड। स्नोफ्लेक के अंदर तुम टाइम ट्रैवल का तो 1 दिन का ही रहता है ना रिटेंशन पीरियड। नहीं, 90 दिन तक होता है। 90 दिन वो तक तो टाइम। एडिशन पे डिपेंड करता है ना, आई गेस एंटरप्राइज एडिशन का होता है। हाँ, पहला जो एडिशन होता है ना स्टैंडर्ड जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसपे तो शायद कुछ भी नहीं होता। 1 और डे। हाँ, उसपे 1-2 दिन का होता है, उसके बाद वाले से फिर ऑलमोस्ट 1 टू 90 डेज़ का चलता है हमारा। उसके बाद एक फिर और आता चीज़, जैसे वो फेल सेफ ज़ोन में जाता है, मतलब डिटेंशन पीरियड भी ओवर जब हो जाता है, तो फिर हम लोग नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, फिर हमें रेज़ करना होता है क्या? हाँ, कॉन्टैक्ट फिर उसके सपोर्ट बाद टीम। हाँ, 7 डेज़ का फेल सेफ पीरियड होता है, जहाँ पे तुम रेज़ करोगे, टिकट रेज़ करोगे, वो स्नोफ्लेक की टीम ही आके डेटा तुम्हें देती है वापस। वो एक्सट्रैक्ट कर देती है। और वो फेल सेफ भी खत्म हो गया तो फिर डेटा नहीं आ सकता किसी भी तरीके से। ओके। हाँ, तो इसलिए रेडशिफ्ट हो गया और उसके बाद इसके ऊपर पावर बीआई की रिपोर्ट बोलती है। अगर पावर बीआई नहीं है तो तुम यहाँ पे क्विकसाइट बोल दो। क्विकसाइट होता है एडब्ल्यूएस का रिपोर्टिंग टूल। यहाँ पे अनुराग, हुँ, मैंने नोटबुक जो है वो ग्लू और ईएमआर में हुँ, पाइस्पार्क की जॉब रन करी, हाँ, और उसके बाद दोबारा मैंने डेल्टा टेबल या पार्के फाइल में सेव करा, तो यहाँ पे S3 है, तो पार्के, अगर पार्के तो S3 में करेंगे, यहाँ और पे अगर पार्क है। डेल्टा टेबल क्रिएट करनी है तो ग्लू कैट लो। हाँ, अब इनके पास डेल्टा टेबल नहीं होता तो इन्होंने अपना ग्लू कैटलॉग दिया हुआ है। तो आप ये स्लैश लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना, तो थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके। हाँ, एंड उसके इसलिए बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा था क्योंकि अल्टीमेटली ग्लू कैटलॉग क्या करता है कि एससी की डेटा के ऊपर इस मेटा डेटा बनाता है ना। ये खुद का तो अपना कुछ है नहीं ग्लू कैटलॉग का, इसलिए मैंने लिखा था, बट ठीक है। सिमिलर हाँ, ऐसा ही करो, टेबल को डिफरेंशिएट करने के लिए बेटर है कि पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेबल क्रिएट हुई है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा फिर ग्लू एंड ईमार के थ्रू पाइस्पार्क की जॉब रन करी, एंड फिर उसको राइट करा रेडशिफ्ट में। अच्छा, हाँ। तो करीना, तुमने मेरिट का प्रोजेक्ट कौन से टीम कंपनी के साथ किया था? टीसीएस या कोई और? नहीं, माइंडट्री। अच्छा, माइंडट्री से। फिर ये होता है, फिर इनका जो पावर बीआई होता है वो होता है इनका क्विकसाइट एडब्ल्यूएस के अंदर, वो होता है इनका रिपोर्टिंग टूल। एक कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो मैंने बताया नहीं, वो होता है ऑर्केस्ट्रेशन। इसके लिए हम यूज करते एयर हैं फ्लो। स्टेप फंक्शन। एडब्ल्यूएस का स्टेप फंक्शन होता है, एयर फ्लो भी एक होता है बट वो एक्सटर्नल टूल है। तो ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन की ये पूरी जो कंप्लीट जॉब्स जो चल रही है ना, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, ये तुम्हें कहीं तो शेड्यूल करनी पड़ेगी ना कि अपने आप चले। मान लो ये स्टेप फेल हो गया तो जॉब को रोक दे यहाँ पे, ये स्टेप नहीं चलना चाहिए। या तुम चाहते हो कि ये स्टेप फेल हो तब भी मेरा ये स्टेप चल जाए कि अल्टीमेटली डेटा मेरे रिपोर्टिंग टूल में जाना चाहिए। ये सारा कुछ कैसे होगा मैनेज? उसके लिए कोई टूल यूज होगा, उसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन या फिर एयर फ्लो। जहाँ पे डेटाब्रिक्स में जॉब होती है वैसा? जैसे उनके अंदर वर्कफ्लो था, हाँ, वर्कफ्लो की जो जॉब्स होती है, करेक्ट। तो फिर अपन वो उसी से क्यों निकल लेते हैं, डेटाब्रिक्स से? मेरा एक डेटाबेस कंफ्यूजन एक और था कि डेटाब्रिक्स में ही अपन सारी प्रोसेस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्लाउड का तो मुझे ऊपर का रोल समझ में आया, हाँ, हाँ, पर यहाँ पे डेटाब्रिक्स में जो अपन जॉब्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे ग्लू एंड ईमार आ गया, हाँ, वहाँ पे डेटाब्रिक्स क्यों नहीं लेके आए? वो डेटाब्रिक्स के थ्रू भी तो माइग्रेट कर सकते, मतलब वहां से भी तो हर कर हाँ, सकते थे। हाँ, तो हर कंपनी अपने टूल्स डिसाइड करके बैठी होती है ना। डेटाबेस अभी थोड़ी नई है, नहीं है मतलब नया तो नहीं है, बट हाँ, एडब्ल्यू से कंपेरिजन में नया है। ये EC2 EMR तो तुम्हारा तो चल रहा होगा पिछले 8 साल से। अगर तुम किसी ऐसे कंपनी में जाओगे जो पिछले 10 साल पहले से जो बिग डेटा पे काम कर रही, तब तो डेटाबेस था ही नहीं ना मार्केट में।
10 साल पहले था, तो इतने लेवल पे नहीं था कि कंपनीज एडॉप्ट कर पाए, बहुत अर्ली फेज में था। तब इन्होंने EC2 EMR दे दिया था यूज करने के लिए। अब वो कंपनी जिसका पूरा प्रोसेस चल रहा है, वो कंपनी तुरंत सब कुछ छोड़ के तुरंत डेटाबेस पे तो आ नहीं सकती, बट हाँ माइग्रेट कर रही है। यू आर करेक्ट। अभी जब तुम इंटरव्यूज देना शुरू करोगे ना, तो तुम देखोगे मैक्सिमम यही सुनोगे, तो वो तुमसे यही बोलेंगे कि हम माइग्रेट कर रहे हैं डेटाबेस पे, या फिर हम ये ग्लू की जॉब्स को एज इट इज डेटाबेस के अंदर लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे जॉब चलते हैं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक ऑफर आया था, तो उस जॉब का काम ही यही था कि उनको ग्लू की सारी जॉब्स को लिफ्ट एंड शिफ्ट करके डेटाबेस के अंदर माइग्रेट करना है। तो ऐसे ऐसे प्रोफाइल से कंपनीज कर रही है माइग्रेट, अब बहुत सारी कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी भी हैं जो डेटाबेस उनको कॉस्टली लग रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से माइग्रेट कर रहे हैं EC2 पे, वो AWS पे भी जा रहे हैं। हर कंपनी का अपना काइंड ऑफ यूज केसेस हैं, उनका डेटा ऐसा है, कुछ कंपनी डेटा ज्यादा है कम है तो उनको AWS सस्ता पड़ रहा होगा। अब मान लो कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप के पास अभी के लिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो हो सकता है उनको ये AWS चीपर पड़े, और कल को डेटा साइज बढ़ गया तो उनको डेटा भी सस्ता पड़ने लगेगा, तो फिर वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे फिर। तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं आपस में माइग्रेशन। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने क्यों नहीं कवर किया अपने कोर्स में सबसे पहले डेटाबेस से, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक इजी वे मिल जाए कि मैं स्पार्क की जॉब एग्जीक्यूट कर पाऊँ, तो वहां पे मेरे पास कम्युनिटी एडिशन था डेटाबेस का, उसको हमने अच्छे से स्पार्क पढ़ लिया एंड टू एंड। अब हम इसके ऊपर अगर मैं स्टार्टिंग में तुम्हें इतने कंपोनेंट्स बता देता है AWS का कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, तो शायद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। प्लस अगर हो जाता तो इंटरव्यूज में डेटाबेस भी पूछा जाता है, फिर तुम डेटाबेस नहीं बता पाते। अब तुम्हारे दिमाग में ये दोनों चीज चलेगा, तुम इंटर रिलेट कर पाओगे डेटाबेस को AWS के साथ, तो तुम्हारा दोनों ही नहीं भूलेगा। अब वैसे भी आज पहली बार तुम ये टर्म सुन रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। 2-3 बार सुनोगे, 2-3 दिन तक हम जब बनाने लगेंगे ना, सब याद होने लगता है फिर। आज मैं अपने माइंड में इसका एंटिटी डायग्राम बनाऊंगा। हाँ क्योंकि हायर लेवल से बनाना, हायर लेवल पे इसको रखना। हम्म, तुम डेटा इंजीनियर हो, डेटा इंजीनियर तो तुम्हारा फोकस सिर्फ ELT पे है। ELT पे तो तुम्हें इसी 3 से रिलेटेड कंपोनेंट ढूंढने हैं, वो ही है। मतलब इतनी ही सर्विसेज अपन को पढ़ना है। और भी है, पढ़ेंगे सिक्योरिटी, जैसे पासवर्ड मैनेज करना है तो कहाँ रखोगे करोगे, छोटे छोटे और भी आएंगे, बट हाँ वो सब इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मैटर नहीं करते। इंटरव्यूज मैटर यही करता है कि वो तुमसे स्पार्क पूछेंगे, पूछेंगे, ग्लू पे 100% पूछा जाएगा। S3 पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि तो काइंड ऑफ स्टोरेज पे क्या कोई पूछ लेगा। लेमडास के ऊपर क्वेश्चन खूब बनते हैं, ये पूछा जा सकता है। DMS तुमसे पूछा जा सकता है कि तुमने कैसे पाइपलाइंस क्रिएट करती है DMS के अंदर। DMS के अंदर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कह देंगे कि मेरा डेटाबेस माइग्रेट करना, SQL सर्वर है मान लो तुम्हारा, SQL सर्वर है, SQL सर्वर से डेटा तुम्हें माइग्रेट करना है ओरेकल में। ये ओरेकल DB जो है, ये है तुम्हारा AWS के अंदर, है ना। अब SQL सर्वर के जो कंपोनेंट, इनका जो मेटा डेटा होता है, डेटा टाइप्स होता है, वो इनका जो होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है यहाँ पे बोलते हो इंटीजर, और यहाँ पे इंटीजर ना बोल के यहाँ पे हो सकता है बोलते हो नंबर, है ना। डेटा टाइप्स चेंज हो गया, ये चेंज हो न्यूमेरिक। गया, हाँ न्यूमेरिक बोलते हो फॉर एग्जांपल। तो ये जो कन्वर्जन होता है, अब वो कहाँ सेटिंग करोगे जब तुम डेटाबेस माइग्रेट करोगे, तो ये सब चीज पूछे तब तुम्हें बताना पड़ेगा। जब हम DMS पे अंदर यूज करते हैं, DMS के अंदर एक होता है स्कीमा कन्वर्जन टूल, यस उसको बोलते हैं SCT। बोलोगे कि जब मैंने DMS कॉन्फ़िगर किया था तो हमने SCT को डिप्लॉय कर दिया था यहाँ SQL सर्वर के सर्वर पे, तो SCT ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा था उसकी स्कीमा को, सो दैट कि वो ओरेकल के साथ कंपेटेबल हो जाए, और फिर हम उसको माइग्रेट कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो वेटेज होना है, वो वेटेज मैक्सिमम तुम्हारा जाएगा स्पार्क पे, ग्लू पे, स्टेप फंक्शंस पे, और ये थोड़ा बहुत अगर वो रेडशिफ्ट या स्नोफ्लेक इधर से कुछ पूछ दे तो वो पूछते हैं, बस यही जाता है। अब मैं वापस चलता हूँ UI पे। वैसे भी रिकॉर्डिंग 1-2 बार देख लेना, तब मैंने बार बार रिपीट किया है, 1-2 बार रिकॉर्डिंग देख लोगे तो भूलेगा नहीं। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड S3 बकेट। जब हम S3 बकेट बनाते हैं
क्योंकि ये फंडामेंटल है AWS का। अभी तो हमने बार-बार कोड किया था ना, थोड़ा बोरिंग हो गया था, एक तो वेरिएशन आएगा क्लास में, तो अब वापस से सही हो जाएगा। ईज़ी सबसे बेस्ट वे क्या है, मैंने यहाँ पे सर्च किया S3, मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया। अब व्हाट इज़ S3? S3 ये है, अब वो नॉर्मली जो डेफिनेशन होता है S3 का, वो यही बोलते हैं कि S3 इज़ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ AWS। और इसको हम मतलब AWS उसको एडवर्टाइज़ करती है कि इनफाइनाइटली स्केलिंग स्टोरेज, इनफाइनाइट डेटा तुम इसके अंदर रख सकते हो। कुछ भी कोई लिमिट ही नहीं है। बस एक फ़ाइल की लिमिट होती है वही कि 5 टेराबाइट से एक फ़ाइल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई लिमिट नहीं है। ये समझ लो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स चल रही हैं, उसके पीछे S3 अमेज़न S3 एज़ अ बैकबोन वहाँ पे काम करता है। क्योंकि जो भी वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, ऑडियो अपलोड हो रहा है, फ़ोटोज़ अपलोड हो रहा है, सबके पीछे S3 बकेट एज़ अ बैकबोन रहता है। वो सारा डेटा हमारे S3 बकेट के अंदर आता है। और अगर तुम इसके यूज़ केस को समझोगे, जितना भी तुम यूज़ केस अपने दिमाग में ला सकते हो, बैकअप, स्टोरेज, डिज़ास्टर रिकवरी, आर्काइविंग करना है, हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज है, मीडिया को होस्ट करना है, डेटा लेक, बिग डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी हो, स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो, सब कुछ पॉसिबल है S3 के अंदर। कैसे बनाते हैं? क्रिएट बकेट पे क्लिक किया। ये नेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। जैसे डेटाब्रिक्स में अपन पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, हुँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। कि बहुत उसमें उस रिसोर्स ग्रुप में नहीं एज्योर में एक एज़्योर में रिसोर्स होता ग्रुप था। बनाया, फिर उसमें हाँ, एक स्पार्क डेटाब्रिक्स अलग रख दिया, उसमें फिर मैंने डेटाबेस का अलग कर दिया, तो इसके ऐसा यहाँ अंदर पे ऐसा नहीं कुछ था। ना, ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका प्लेन है। बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, वो होता है रीजन। तुम कौन से रीजन पे यूज़ कर रहे हो। ये जो रीजन होता है ना, ये ध्यान देना होता है कि तुम कौन से रीजन में अपने रिसोर्स को बना रहे हो। क्रॉस रीजन से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना है क्रॉस रीजन में। क्रॉस रीजन का मतलब कि तुमने S3 बकेट अभी मैंने बना दिया ओहियो रीजन में, और उस एक S3 बकेट तुमने बना दिया मुंबई रीजन में। अब यहाँ से डेटा को यहाँ रेप्लिकेट करना है कि दोनों बकेट में आपस में सिंक है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ सिक्योरिटीज़, जो अभी मैं बता था कि सिक्योरिटीज़ कवर करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड आईएम रोल। यही होता है सिक्योरिटी। इनके अंदर हम पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं कि किसके पास क्या एक्सेस देना है। वो सारा काम हम यहाँ से मैनेज करते हैं आईएम रोल से। तो आईएम रोल से कैसे मैनेज करते हैं कि क्रॉस रीजन का डेटा ट्रांसफर हो पाए, वो भी हम आगे करेंगे डिस्कस। तो इसमें वो नहीं होता रिसोर्स ग्रुप, सिंपल से यहाँ पे रीजन होते हैं। सबसे पहला था जनरल पर्पस, फिर होता है डायरेक्टरी। ठीक है, नॉर्मली हम जनरल पर्पस ही S3 बकेट क्रिएट करते हैं, और ये नेम होता है शायद यूनिक। ये वर्ड में एक ही बार नेम यूज़ हो सकता है किसी बकेट का। तो मान लो हमारा लेते हैं हम मे बी फर्स्ट। एंड ये भी डेवऑप्स का ही पार्ट है ना, S3 बकेट्स क्रिएट करना। S3 बकेट तो हम बनाते ही रहते हैं वैसे। अच्छा, हाँ, बट कुछ कंपनीज़ में हमें एक्सेस नहीं मिलता है, नहीं तो फिर डेवऑप्स ही बना के देती है। क्योंकि क्यों बना के देती है? क्योंकि हर कंपनी का रॉ ज़ोन, क्यूरेटेड ज़ोन, ये सारा ज़ोन्स ऑलरेडी क्लियर होता है, सबका बना-बनाया होता है। क्योंकि पूरी कंपनी में रॉ डेटा एक ही जगह पे स्टोर हो रहा होता है ना, तो इसलिए वो बना ही होता है। बट छोटे-छोटे मे बी डेव डेव के अंदर वो कभी-कभी एक्सेस दे देते हैं कि तुम अपने अकॉर्डिंग कोई डेटा अपलोड करना हो तो तुम S3 बकेट बना के कर दो अपलोड। तो शायद ये बन जाए, नेम अगर यूनिट हो तो। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, बकेट वर्जनिंग, हाँ, ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्जनिंग एक फीचर होता है S3 बकेट के अंदर, जिसके अंदर अगर तुम्हें किसी फाइल का वर्जन मेंटेन करना हो कि पहले क्या फाइल थी और अब क्या फाइल है, उससे पहले क्या फाइल थी, तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं। ये सिमिलर टू होता है शेयर पॉइंट पे। याद है शेयर पॉइंट्स पे अगर तुमने कोई एक्सेल अपलोड कर दिया और
एक्सेल अपलोड करने के बाद अगर वापस से तुम वही एक्सेल अपलोड करते हो तो वो बता देता है कि ये वर्जन 2.0 है, पहला एक और वर्जन था। तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले वर्जन पे जाके उस फाइल को देख सकते हो। सिमिलर होता है ये यहाँ पे वर्जन। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा, अभी मैं डिसेबल रखता हूँ, फिर मैं ये इनेबल के बताऊंगा। एक होता है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की डेटा को कितना सिक्योरली वे में इंक्रिप्ट करके अपने पास स्टोर कर पा रहे हो। बकेट की ये सब इनेबल कर दो। मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट बकेट का क्रिएट कर दिया। हो गया, इतना इतना इजी है बकेट क्रिएट करना। ये है हमारा बकेट का नेम। कैसे मिलता है बकेट का नेम? कभी भी तुम जाओ यहाँ पे सर्च करो S3, S3 पे जैसे जाओगे यहाँ पे बकेट का नाम आ जाता है। यहाँ हमारे पास एक बकेट है, कंपनीज के अंदर ऐसे ही 50 हो गया, 100, 200, 500 बकेट्स बने रहते हैं। एसी में 5 टेराबाइट्स की फाइल इसमें ये बकेट जो आपने क्रिएट करा इसमें रख सकते हैं। नहीं, 5 टेराबाइट की तो एक फाइल की स्टोरेज है ना, समझो। हाँ, वैसे तो मैं समझाता हूँ। ये एक काइंड ऑफ एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर तुम टेराबाइट के क्या तुम 500 टेराबाइट का फाइल डाल दो, ये तो स्टोरेज हो गया तुम्हारा। काइंड ऑफ जैसे तुम्हारे लैपटॉप के अंदर फोल्डर है ना, जैसे मान लो कि सी ड्राइव काइंड ऑफ फोल्डर बन गया। इसके अंदर तुम जाओगे, तुम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। लिमिट क्या है? एक फाइल, मैं तुमसे क्या बोला, एक फाइल। मान लो मैं अपने डाउनलोड्स पे गया, ये मेरा एक फाइल है OIP नाम की, ये 225 KB की है। ये फाइल एक बार में 5 टेराबाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, एक ही फाइल अगर अपलोड करनी पड़ी तो। अगर ये सारी मिला के 5 टेराबाइट है तो हो जाएगा अपलोड, कोई दिक्कत नहीं। बट एक ही अगर 5 टेराबाइट का होगा तो वहां पे वो एरर थ्रो करता है। ये बकेट बन गया। कंपनीज के अंदर यहाँ पे खूब सारे बकेट्स होते हैं, डेव के अपने होते हैं और UAT का अपना होता है, क्लाउड, और अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं कंपनीज की, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं। सबके अपने अपने बकेट्स होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जब मिलता है कंपनी का तो वहां बताया जाता है कि रॉ डेटा के लिए तुम्हें ये करना है, इसके लिए ये करना है। ये मैं गया बकेट के अंदर। अब इसके अंदर तुम कोई फाइल, या तो तुम इसके अंदर सब फोल्डर्स बना लो, जैसे कि रॉ जोन बना लो या सिल्वर जोन। मैंने एक सब फोल्डर बना लेता हूँ, रॉ कुछ भी। है ना? अब मैं इसके अंदर फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड करने के लिए या तो मैं इस अपलोड पे क्लिक करके ब्राउज करूँ, यहाँ से ऐड फाइल ऐड फोल्डर करूँ, या फिर मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। इसको मान लो मुझे यही करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये किया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप, फाइल आ गई AWS इन्वायरमेंट में। फाइल्स के बारे में देखना हो, उसके ऊपर क्लिक करो। इस फाइल्स के सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है, कब क्रिएट हुई थी, साइज क्या है, टाइप क्या है, और उसका URL क्या है। URL को तुम कॉपी कर लो, URL पे क्लिक करोगे अगर एक्सेप्ट इनएड, क्योंकि हमने इसका URL के थ्रू हमने भी वहां पे डिसेबल कर रखा था। उसको इनेबल कर दोगे तो प्रॉपर फाइल खुल जाती है। जब वेबसाइट्स बनती हैं तो वेबसाइट्स हमेशा बाहर के यूजर भी एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम पे हम इनेबल कर देते हैं इसको, बाहर के लोग। और ये मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन स्टोरेज क्लास है। ये वे होता है फाइल, एक बकेट क्रिएट करने का और फाइल को अपलोड करने का। अब हम डिस्कस करते हैं S3 के मल्टीपल, जो इनके और भी कितने टाइप्स पूछा था कि S3 के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर किस लेवल या वर्जनिंग तो हमने कवर कर लिया कि वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं। एक ऑप्शन होता है वहां पे हम कर देते हैं। अब S3 के अंदर भी अलग अलग स्टोरेज क्लासेस आते हैं। हमने भी कल वर्जन का जो आपने किया था वो उसका रोल क्या है, मतलब वही जो इनेबल और डिसेबल वाला बोल रहे हो? हाँ, मैं भी एक्चुअली एक बकेट बना देता हूँ वर्जनिंग करके।
ऐसे रूल ये होता है कि हमेशा सब स्मॉल लेटर के अंदर हम नेम देते हैं। जो एसटी बकेट का नेम होता है कैपिटल लेटर स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। शायद नंबर चलता है, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्जनिंग का, कहाँ गया हीरा। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा और मैं इसे क्रिएट कर दूंगा, अगर दूसरी फाइल दूसरा एससी, अब इसके अंदर मैं अगर अपलोड करता हूँ, आई गेस स्क्रीन स्टक हो गई है आपकी, वो बकेट नेम पे दिख रहा है अभी तक। मैं बस स्टॉप से करके वापस करता हूँ। अभी स्क्रीन इज बीइंग शेयर, हाँ अब अब ओपन आ हो गया। गया। हाँ तो ये हमारा सेकंड बकेट आ गया। अब इसके अंदर हमें फाइल अपलोड करना है, तो मैंने कोई भी एक फाइल अपलोड कर दिया। रुकर फीमेल ही करना है मुझे। ये अपलोड हो गया। अभी कोई भी वर्जिंग नहीं है। अभी क्या हुआ कि मैंने कुछ अपने साइड चेंज करके वापस से सेम फाइल को फिर से अपलोड कर दिया। अभी मैंने बिना चेंजेस से किए, देखते हैं रिफ्लेक्ट होता है नहीं होता कुछ चेंजेस में। मैं इसके एक्शंस पे जाता हूँ, चेंज करके करना पड़ेगा। अब मैं इस फाइल को हमने इनेबल कर दिया है। अब मैं इसके क्लिक करके यहाँ पे मेटा डेटा होता है, जहाँ से पता चल जाता है। ये सॉरी, ये ऑप्शन शो वर्जन का देखिए। अब देखना इस फाइल की हमारे प्रीवियस वर्जन पे हम जाके इसको कर सकते हैं चेक। अगर मैं चाहूँ तो सबसे पहले हमने कौन सा फाइल अपलोड किया था वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा 21:06 पे। तो इससे कोई भी हमारा वर्जन लॉस नहीं होता है। हम यही होता है ऑप्शन वर्जनिंग का। ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अगर मैं वर्जन मेंटेन करना तो मैं कुछ भी लॉस ना करूँ अपने एसटी बकेट में, तो वो कैसे करते हैं। तो उसको बोला था कि हम उसका वर्जन इनेबल कर देते हैं। तो जितने भी चेंजेस होंगे फाइल में वो सारा कुछ हमारे पास एक वर्जन आईडी के बेस पे अवेलेबल रहता है। और पता है इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये मान लो कोई, तीनों फाइल आपने सेम अपलोड की है बट तीनों के अलग अलग वर्जन आईडी क्रिएट हुए ना। क्योंकि मैंने 3 बार अपलोड कर दी, अच्छा हाँ, इसलिए सबके अपने वर्जन आईडी क्रिएट हो गए। अगर सो वर्जन नहीं करोगी तो हमेशा लेटेस्ट दिखता है। ये सबसे लेटेस्ट फाइल ये रहा। अगर पास्ट में जाकर देखना है तो सो वर्जन पे क्लिक करो तो सबसे पास्ट की फाइल ये 21:06 पे जो मैंने अपलोड करी थी वो दिख जाएगी। हम्म ना, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है कि मान लो कोई वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट की फाइल्स यहाँ पे हैं किसी एसटी बकेट में। अब मान लो कोई डिप्लॉयमेंट हुआ और वो डिप्लॉयमेंट फट गया किसी रीजन से वेबसाइट का।
अब तुम्हें उस वेबसाइट के प्रीवियस वर्जन पे जाना जो सही चल रहा था, है ना? तो हम क्या करते हैं, वर्जन एक्टिव रखते हैं। फिर ये जो वर्जन आईडी होते हैं ना, इस वर्जन आईडी के बेस पे मैं लेटेस्ट फाइल को डिलीट करके मैं पिछले वाले फाइल्स के वापस चला जाऊंगा, फिर हमारी वेबसाइट अप हो जाती है। तो ये सब ऐसे प्रैक्टिकल यूज करते हैं वर्जनिंग का। और इंटरव्यूज में बोल सकते हो कि हमारे एयर फ्लो चलता था, एयर फ्लो का अगर हम कोई डैग फेल हो गया तो हम वर्जन से पीछे वाले डैग पे चले जाते थे, पिछले वाले डिप्लॉयमेंट पे, कि हमारे लास्ट डिप्लॉयमेंट से हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाए, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अब हम आते हैं इस S3 की स्टोरेज क्लासेस पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, हमने एक जनरल पर्पस बनाया था। वैसे ही S3 के अंदर मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस होते हैं। एक तो जनरल पर्पस तो हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, गूगल पे कर लेता हूँ सर्च में। एससी स्टैंडर्ड में देख लिया। एक आता है उसके बाद एसटी इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग होता है, उसके बाद आता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब यूज के ऊपर था, मान लो कि तुम किसी कंपनी का कोई ऐसा डेटा है, तुमने कुछ ऐसा स्टोरेज रखना है कि अगर कोई फाइल मैं बार बार एक्सेस नहीं कर रहा हूँ तो वो फाइल मुझे जनरल स्टोरेज में न रहे। अब मैं चाहता हूँ उसके बेस पे मेरा कॉस्ट कटिंग हो, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक रूल सेट कर दूंगा कि अगर कोई फाइल 10 दिन तक यूज ना हो तो उसको स्टैंडर्ड से उठा के इंटेलिजेंट टियरिंग में अंदर डाल दो। ये अलग स्टोरेज है, ये स्टोरेज स्टैंडर्ड से ज्यादा चीपर है। ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस उससे भी ज्यादा चीपर, ये उससे भी ज्यादा चीपर। फ्लेक्स ग्लेशियर के अंदर और चीपर आता है, डीप आर्काइवल होता है जो और चीपर आता है। इसलिए सबसे चीप जो इनका होता है वो होता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो जो कंपनीज का जो डेटा आर्काइव करना है, जैसे मान लो कि मुझे 2010 का डेटा एक्सेस नहीं करना अपनी कंपनी का, 2001 का डेटा नहीं करना, या 1990 का डेटा हमारी कंपनी के अंदर फाइनेंस का डेटा पड़ा वो हमें आज यूज नहीं करना, तो उसको हम जनरल पर्पस में कभी स्टोर नहीं करते, कॉस्ट इसका ज्यादा होगा, उसको हम डीप आर्काइवल में कर देते हैं स्टोरेज। इसलिए इसका जो डेफिनेशन होता है, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव इज द लोएस्ट क्वालिटी स्टोरेज डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा दैट मे बी एक्सेस वंस और ट्वाइस a year। और ऐसे ही मतलब अलग अलग लेवल पे होती है। तो कंपनी क्या करती है, रूल्स बना लेती है S3 के अंदर कि अगर कोई फाइल 1 महीने तक यूज ना हो तो ऑटोमेटिक यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, उसके बाद 2 महीना और यूज ना हो तो इसके अंदर डाल दो, 1 महीना और यूज ना हो यहाँ डाल दो। ऐसे करते 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 हम लास्ट लेवल पे जाके डेटा को आर्काइव कर देते हैं। ऐसी ही कंपनी के अंदर आर्काइवल की पॉलिसीज चलती हैं S3 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कितने टाइप की स्टोरेज क्लासेस होता है। आई थिंक ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 या 7, ये 7 टाइप के स्टोरेज क्लासेस होते हैं S3 के अंदर। सबसे चीपर होता है ग्लेशियर डीप, और ये हमारे स्टैंडर्ड होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए। और S3 की जो अभी तक की अवेलेबिलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। 99.99999% टाइम S3 हमेशा अवेलेबल रहता है हमारे लिए। इस यही रीजन है कि कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट कम S3 के ऊपर चल जाती है, हमेशा अवेलेबल रहता है ये। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी तक? अभी तो एक बार ये देखना पड़ेगा। S3 तो इतना टफ नहीं लगा, तो नॉर्मल है। हाँ, बाकी एक बार ये प्रोसेस देखना पड़ेगा एंड एक बार शायद। देख लो। अब मैं क्या करूंगा ना, अब 1-2 दिन के अंदर, अब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैं तुम लोगों को नोट्स भेज दूंगा कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ, ताकि ये रेडी रहो खुद से पढ़ के, ये पता रहे कि हम क्या कवर करने वाले हैं, तो तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब थोड़ा बीच में टाइम भी मिल रहा है तो मैं बना के भेज दूंगा। नेक्स्ट वाले क्लास पे हम स्टोरेज को 1-2 और स्टोरेज में कवर करूंगा, ब्लॉक स्टोरेज और नहीं तो फिर स्टोरेज 1-2 मैं डेटाबेसेस देख लूंगा इनका, आरडीएस कैसे बनाते हैं। मान लो SQL सर्वर का डेटाबेस तुम्हें यूज करना हो AWS के अंदर तो कैसे करेंगे, अब अभी वो हम एक बार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे।
और फिर हम सीधा-सीधा कंप्यूट पे भागूँगा क्योंकि कंप्यूट पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। स्टोरेज पे तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यही सब बेसिक पूछा जाता है कि रूल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ S3 बकेट और वर्जनिंग्स, बस यही से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता इसमें। क्लास सब वीकेंड पे होंगी क्या? ये सब वीकेंड पे ही करते हैं क्लास। बट फिर आफ्टरनून का मतलब या मॉर्निंग या आफ्टरनून का टाइम रख लेंगे क्योंकि 2 दिन तो मिलता है, मतलब रात ठीक का है, मतलब थोड़ा ठीक है, अगर ठीक है। दिन में पॉसिबल रख है लेंगे नेक्स्ट वाले से नेक्स्ट। मैं तो आज भी दिन में ही रखने वाला था बट किसी का आया रिस्पॉन्स नहीं, तो दोपहर में मुझे मैसेज किया, विजिट नहीं, तो मैंने कहा अभी तक तो कुछ